नमस्कार। एसटीपी में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। नेपाल के माओवादियों ने एक बार फिर ऐसी हरकत की है कि उससे भारत और नेपाल के लोगों के बीच जो आपसी प्यार, स्नेह, रोटी बेटी के रिश्ते सदियों से हैं, कहीं उनमें दरार ना जाए। और इसका बड़ा उदाहरण होने जा रहा है उत्तराखंड। पहले तो माओवादियों ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दिखाया और अब वे 100 रुपए के नोट में उसे दिखाने जा रहे। यानी जो करेंसी सामने रहेगी, मैप तो कभी कभी कोई देखेगा लेकिन नोट तो जेब में रहेगा, उसमें वो मैप दिखेगा। और वो सीमांत प्रदेश के लोग भी जब इधर उधर जाते हैं वो नोट को इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि उसको देखकर लोग चिढ़ेंगे। आखिर ये काम, चाहे ये सब कुछ लगता है कि वो केपीएस ओली जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के कारण हो रहा है। चीन के गोद में बैठा केपीएस ओली जब से फिर से सरकार में भागीदार बना है तब से ये फिर हरकतें शुरू हो गई। पहले तो जो प्रचंड पुष्प कुमार दहल प्रचंड है, उनकी पार्टी और नेपाली कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, लेकिन बाद में नेपाली कांग्रेस बाहर हो गई और फिर केपीएस ओली जो है उनको समर्थन देके उनकी सरकार बन गई। और इसमें चीन का बड़ा हाथ रहा है, पता नहीं कि भारत की सरकार इसमें क्या करती रहेगी। और अब उन्होंने फिर दूसरी हरकत कर दी है और ये माना जा रहा है कि केपीएस ओली ने की। केपीएस ओली पहले भी इसी तरह की हरकत करते रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री थे। उन पर कई तरह के आरोप लगे। चीनी जो राजदूत थी महिला, उसको लेकर भी कई आरोप लगे। और देखिए मजे की बात कि जब कोविड से जीने की बात, मरने की बात आई तो उन्होंने भारत के ही टीके को लगाया था केपीएस ओली ने। खैर वो मामला अलग है। बात यह है कि आखिरकार केपीएस ओली का मतिभ्रम कैसे हो गया है। केपीएस ओली को यह मालूम नहीं है कि ये जो पूरा चित्र है, एक वीडियो वैसे मैंने हिमालय लोग में बनाई है, आप उसको देख सकते हैं पूरे तथ्यों के साथ और नक्शे देके मैंने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने में क्या था। लेकिन हम थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लें तो बाज बहादुर चंद थे कुमाऊं के राजा और उनका शासन था, उनका जो शासन काल है वो 1638 से 1678 बनता है। और 1670 के आसपास उन्होंने तिब्बत पर हमला किया था। और वो इसलिए किया था कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लोग जाते थे वो उस पर तिब्बत के हुणिया उनको कहते हैं, यानी हूण देश कहते हैं। तो वो जो यहाँ के व्यापारी थे या तीर्थयात्री थे उनको वो कर वसूलते थे, परेशान करते थे। तो जिन्होंने पूरा वहां तक हमला किया था और अपने कब्जे में पूरा कैलाश मानसरोवर तक ले लिया था। यानी 354 साल पहले ये पूरा क्षेत्र भारत के कब्जे में था। भारत आज के भारत के यानी कुमाऊं के। और एक और मैं बता दूं कि ये जो ब्यास घाटी की बात है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल चारण, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, उनकी पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास। उसमें साफ तौर पर कहते हैं कि जोहार और दारमा पर चंद नरेशों का अधिकार होने पर ब्यास घाटी पर भी उन्होंने, और जुमला के राजा का अधिकार जो था उसको भी उन्होंने कब्जा लिया था। यानी उन्होंने पहले तिब्बत मानसरोवर तक का हमला किया, उनको हराया। उसके अलावा उन्होंने ये जो जोहार और दोरमा था उनको भी हराया, अपने कब्जे में लिया और ब्यास घाटी को लिया। अब बात यह है कि पहले क्या था, ये पहले बता दूं। वैसे आप मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में इस चीज को देख सकते हैं। गढ़वाल में पवानों का रास्ता, कुमाऊं में चंदों का रास्ता, और जो डोटी क्षेत्र है, जो डोटी वाली जो सुदूर पश्चिम क्षेत्र हम कहेंगे, वो था मल्ल राजाओं का। और मल्ल राजा कौन थे? वो वही कत्यूरियों के 8 रियासतों में से एक थी जो कत्यूरियों का पूरा समग्र उत्तराखंड में राज था। और जब क्राचल और अशोकचल, ये खस राजा थे नेपाल के, उन्होंने आक्रमण किया था तो फिर ये तहस नहस हो गया था कत्यूर राजवंश। और कत्यूरियों की छोटी छोटी 8 रियासतें बनी थी और ये मल्ल राजाओं का जो राजवंश होता, कत्यूरों का एक शाखा वहां चली गई थी और वो थे निरंजन मल्लदेव। उन्होंने इसको स्थापित किया था इसको। और ये सीमा का इस तरीके से कोई डिवीजन नहीं था। आज जब नेपाल, आज का नेपाल हो या ब्रिटिश नेपाल, उत्तराखंड की हम बात करें, गढ़वाल कुमाऊं, तब सीमा तय कर दी गई थी या जब भारत आजाद हुआ। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था। कभी राजा का आधा हिस्सा इधर चंद राजा कभी नेपाल वाले क्षेत्र में डोटी राज के कब्जा कर लेते थे, कभी उनके इधर कर लेते थे। दोनों का इधर युद्ध में कभी इधर जीते कभी उधर जीते होता था। बस जब गोरखों ने अटैक किया
तो गोरखे कर्णाली से भी आगे के थे, वो गोरखा प्रदेश के थे, गोरखा एक जगह वहाँ के थे। और इन्होंने पूरा डोटी के 24-22 जो राज्य थे, छोटे छोटे 24 और 22 ही कहते हैं उनको भी हराया, चंदों को भी हराया और गढ़वाल के पवार को भी हराया, और आगे वो सिरमौर और कांगड़ा तक चले गए थे। तो ये कहना का है कि उन पर भी वही आक्रमण था, और ये मिली जुली संस्कृति थी। ये वो नहीं जानते जो कि खुद जिनको कुमै ब्राह्मण कहते हैं, जिनके पुरखे कुमाऊं से गए थे, ये बिल्कुल नहीं समझते। उसी तरह जो दहल है वो खस ब्राह्मण है, दहल पुष्प कुमार दहल वो है खस ब्राह्मण, और खसों की पूरी रेस हिमालय बेल्ट में छाई है, और इस पर भी ये इन संबंधों को नहीं जानते। अब होगा क्या, यदि ये विवाद बढ़ेगा तो जाहिर है कि सीमा पर लोगों को भी तनाव होगा। जबकि मैं पहले आपको साफ बता दूं कि ये जो इलाके थे, राजा आपस में लड़ते थे, चाहे गढ़वाल के कुमाऊं के चंद हो और गढ़वाल के पवार और कुमाऊं के चंद और डोटी के मल, ये आपस में लड़ते थे। लेकिन लोग आपस में कभी नहीं लड़े, लोग इधर के उधर बसते रहे, इधर के उधर, यानी चाहे डोटी के कुमाऊं में या कुमाऊं के गढ़वाल में, गढ़वाल के कुमाऊं में और कुमाऊं के डोटी में, ये बसते रहे लोग। उनके सरनेम देखिए एक जैसे, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिकल इन्होंने जो चीन को खुश करने के चक्कर में भारत को बेवजह तंग करने के लिए ये माओवादी कर रहे हैं। आखिर माओवादी से पहले ये बात क्यों नहीं आई? विश्व भर में देशों की सीमाएं बढ़ती घटती रही हैं, और आखिर नेपाल और भारत के रिश्ते तो ऐसे नहीं जैसे भारत और पाकिस्तान के। पाकिस्तानी तो धर्मांध, लुटेरे और हर तरह के लोग हैं, जो अपनी तक्षशिला तक की भी सभ्यता को नहीं मानते, जो अपने पुरखों को ये नहीं मानते कि उनके पुरखों कभी हिंदू थे। वो अपने को पता नहीं किससे जोड़ते हैं। वो एक ऐसी ब्रीड हो गई है जो उनको पता ही नहीं उनकी ब्रीड कहाँ से निकली है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कम से कम 1000 साल पहले वहां पर पूरी आर्य सभ्यता चलती थी। लेकिन नेपाल के साथ तो ऐसे संबंध नहीं है भारत के। रोटी बेटी के रिश्ते चाहे मधेसी में हो, मैथिल में हो, और ये था कुमाऊं और डोटी क्षेत्र में है। और मैं बाज बहादुर चंद की बात कर रहा था, उन्होंने कर्णाली तक के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था, ये इतिहास की किताबों में। आखिर इस इतिहास को प्रचंड और ओली भूल क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जाहिर है कि जो जिसके कब्जे में भूमि है वो तो ले नहीं सकता, लेना बड़ा मुश्किल होगा। कुछ भी हो जाए बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को लेना। ये भी मैं कहता हूं जैसे अक्साई चीन के कब्जे में है, क्या चीन छोड़ देगा? ये बड़ा मुश्किल है। और चूंकि चीन और भारत के संबंध बहुत ही कटु हैं, चीन ने धोखा दिया था 62 में, लेकिन नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? नेपाल के जो माओवादी क्यों कर रहे हैं? मैं नेपाल के आम आदमी की बात नहीं कर रहा। आम आदमी या दूसरे दल, सिर्फ माओवादियों के साथ ही प्रॉब्लम है। तो ये नेपाल के लोगों को सोचना होगा, भारत के लोगों को भी, कि आखिर ये चीन की गोदी में बैठे ओली ये क्या करवा रहे हैं, ये संबंधों को क्यों खराब करवा रहे हैं? वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। मिलता हूं इसी तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।